तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिनी कोचिंग में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 का मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर हिंदी का। ये जितने भी आपके मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है वो सेम आपके इन मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर के ऊपर ही आएगा, यानी कि इन पे ही बेस होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके सामान्य निर्देश यानी कि जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है इस प्रश्न पत्र में दो खंड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। खंड आ में वस्तुपरक व खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए। वस्तुपरक का मतलब होगा या तो फिर आपके मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन है या फिर आपके वन सेंटेंस या वन लाइन के क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर देना है या फिर वन वर्ड में आंसर देना है। वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्रिप्टिव, आपको अपने आंसर को पूरी तरह डिफाइन करना है, उनकी व्याख्या करना है। उसके बाद है खंड अ में कुल 48 वस्तुपरक यानी कि 48 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके पास 8 की चॉइस होगी और 40 आपको देने हैं। सेक्शन बी में कुल 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें उप प्रश्न भी दिए गए हैं, कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी सम्मिलित है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको इंस्ट्रक्शंस का पालन करते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर देने। जो आपका सेक्शन बी है उसमें 8 है और उस 8 के भी सब पार्ट्स हैं, जिसके अंदर आपसे प्रश्न पूछे गए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ वस्तुपरक प्रश्न। इसमें आपको दिया गया अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब होता है ऐसा गद्यांश जो आपने आज से पहले कभी नहीं पढ़ा, इसको पढ़ना है। इसके बाद इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, आप ये पढ़ेंगे, जितना भी ये पूरा गद्यांश है आप इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसके बाद इनके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आपको पैरा में से मिलेगा, सेकेंड का भी, थर्ड का भी, फोर्थ का भी। इसके बाद है आपका फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। एट्थ नाइन्थ ये सब एक जैसे ही हैं। अब यहाँ पर जो लास्ट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो आपको बुक के अंदर से मिल जाएंगे, यानी कि इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे, पर ये 8 परिमार्जित शब्द का अर्थ क्या है ये आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है साफ अथवा मांझा हुआ, तो ये आपका जो ऑप्शन जो खा होगा वो करेक्ट होगा। इसके बाद आपका अपठित गद्यांश। पद्यांश, पद्यांश मतलब होता है कविता का पार्ट, वो होता है पद्यांश। और गद्यांश मतलब होता है कहानी का हिस्सा गद्यांश कहलाता है और कविता का हिस्सा पद्यांश कहलाता है। यहाँ पर आपको ये पूरा पद्यांश पढ़ना है। उसके बाद इससे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। पहला वाला आपको पद्यांश में मिलेगा, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ वाला। अब यहाँ पर पूछा गया है अग्नि शिखाओं में नर्तन में अलंकार बताना है। अग्नि शिखाओं यानी शिखाएं कैसी है, अग्नि की तरह, तो यहाँ पर शिखाएं अग्नि की तरह है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार नहीं है। रूपक, उपमा, मानवीकरण, तो यहाँ पर है रूपक अलंकार। जब भी के समान ये सब हो जाए तो रूपक अलंकार। इसके बाद है अविराम शब्द का अर्थ क्या होता है। अविराम शब्द का अर्थ होता है बिना रुके। फिर उसके बाद है आपका पॉइंट 6 जो आपको बुक में मिले, पैरा में मिलेगा, 7 में पैरा में मिलेगा। अब यहाँ पर 8 है पतन शब्द का विलोम बताना। पतन का मतलब है कोई चीज़ खत्म हो जाना, उत्थान का मतलब है किसी चीज़ की शुरुआत होना, तो ग ऑप्शन आपका सही होगा। अब यहाँ अथवा आपको चाहे ऊपर वाले कर लीजिए चाहे आपके ये कर लीजिए, आपके पास इसमें चॉइस होती है। गव्यांश, ये उत्तर आपको का उसमें मिलेगा पद्यांश में, सेकंड भी, थर्ड भी, फोर्थ भी। फिफ्थ वाला मैं आपको बता देती हूँ। मृदु मंद मंद मंथर मंथर पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है। जब भी एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, आप देख रहे हैं मार, तो इस तरह का अलंकार अनुप्रास अलंकार होता है। आपका का ऑप्शन सही है। अब ये वाला आपको पैरा में मिलेगा। सिकता का अर्थ होता है रेत। सिकता का अर्थ क्या होता है बच्चों, रेत। अब आपका है इसका 8th क्वेश्चन, ये भी आपको पैरा मिलेंगे। अब आ जाते हैं हम अभिव्यक्ति और माध्यम पे। अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी एक बुक है जो आपको इसी सिलेबस के साथ प्रोवाइड हुई है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे ऑप्शनल हैं। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित, यानी कि जो आपको करेक्ट ऑप्शन लगता है आप उसको ही सिलेक्ट करेंगे। हिंदी में नेट पत्रकारिता की किसके साथ आरंभ हुई, तो इसका ऑप्शन वेब दुनिया के साथ, दैनिक जागरण के साथ, दैनिक भास्कर के साथ, राजस्थान पत्रिका के साथ। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा वेब दुनिया के साथ, यानी कि जितनी भी आपकी सोशल मीडिया है उसके साथ नेट पत्रकारिता की आरंभ हुई। समाचार पत्र प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए आखिरी समय सीमा को क्या कहा जाता है। आखिरी समय सीमा को कहा जाता है ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, रेड लाइन, डेड लाइन। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गा, इसको डेड लाइन कहा जाता है। संपादकीय लिखने का कार्य किसका होता है। वरिष्ठ पत्रकार का, रिपोर्ट लेखक का, संपादक और सहायक संपादकों का, कोई भी लिख सकता है। इसका सही ऑप्शन होगा गा, संपादक और सहायक संपादकों का। अब है आपका फोर्थ में आपसे पूछा गया है कविता का जन्म किस परंपरा के रूप में हुआ है। वाचिका के रूप में, लिखित रूप में, यांत्रिक रूप में, उपयुक्त तीनों रूपों में। तो आपका सही ऑप्शन होगा क,
वाचिका के रूप में। नाटक को कौन सा काव्य कहते हैं? श्रव्य काव्य, महाकाव्य, दृश्य काव्य या खंड काव्य? आपका सही ऑप्शन होगा वो दृश्य, क्योंकि आप नाटक को क्या करते हो? दृश्य देखते हो, तो आपका सही ऑप्शन होगा गा। अब है आपका पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2। इससे आपको प्रश्नों के उत्तर देने। यहाँ पर भी निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको ये जो पूरा काव्यांश है वो पढ़ना है। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। हमारा देश कैसा है? अरुण, और अरुण ये मधुमेह। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरल तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरु शिखा मनोहर। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधन से पंख पसारे शीतल मिले समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुख किए समझे निज निज प्यारा। उसके बाद है बरसाती आंखों के बादल। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। हमें हेम कुंभ ले उषा सवेरा। उषा सवेरा भरती डुलकाती सुख मेरे। मंदिर उगते रहते जब जग का रजनी भर तारा। मंदिर उगते रहते जब जग का रजनी भर तारा। निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। अब इसमें से आपको जो सबसे उचित विकल्प लगता है उसी का आप चयन करेंगे। हमारा देश कैसा है? अनजान और छिटका, अरुण और मधुमेह, सरल और तामरस, हेम और कुंभ। आपका जो सही ऑप्शन होगा अरुण और मधुमेह। आपकी जो फर्स्ट लाइन थी इसकी काव्यांश की, वही इसका आंसर है। अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। अनजान क्षितिज को एक सहारा मिलता है। में कौन सा भाव है? भारत में अपरिचित लोगों को भी आश्रय मिलता है। भारत में सूर्य पश्चिम दिशा में क्षितिज पर उगता है। भारत में हिमालय क्षितिज के रूप में कार्य करता है। भारत में नदियां क्षितिज पर जाके मिलती है। आपका जो सही ऑप्शन होगा का। इसका भाव यह है कि भारत में अपरिचित जो लोग होते हैं उनको भी आश्रय का मतलब होता है रहने का जगह मिलती है। प्रस्तुत गीत कौन गा रही है? देवसेना, कार्नेलिया, चंद्रलेखा, उषा। प्रस्तुत गीत गा रही है कार्नेलिया। आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा का। इसके बाद है आपका पॉइंट 4। प्रातःकाल सुख बरस रहा है। प्रातःकाल सुख बरस रहा है। रजनी, हेम, कुंभ, उषा। प्रातःकाल का मतलब होता है सुबह। तो कौन सुख बरसा रहा है? रजनी बरसा रही है, हेम बरसा रही है, कुंभ बरसा रही है, उषा। तो आपको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गा। आप एक बार इसका देखिए। आप इधर पैरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। यहाँ पर भरती ढुलकाती सुख मेरे, ले उषा सवेरे, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती लुढ़काती सुख मेरे। तो आपका जो उषा होगा वो सही ऑप्शन होगा। इसके बाद है आपका आकाश में उड़ते हुए छोटे पक्षी किसके भांति प्रतीत होते? वारिद बिंदु के समान, तरु शिखा के समान, इंद्रधनुष के समान, उषा घट के समान। तो आपके होंगे इंद्रधनुष के समान। सही ऑप्शन है। करुणा जल में कौन सा अलंकार है? करुणा जल। तो यहाँ पर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। सही अलंकार है। करुणा जल में है उत्प्रेक्षा अलंकार। मानवीकरण अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें प्रकृति का जो चित्रण होता है मानव की तरह किया जाता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब ये गद्यांश फिर से आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना और इससे निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन करना है। फिर आपको पढ़ना, उसके उत्तर देने। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचित हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कौतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खास हिंदुस्तानी रईस थे। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग और उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा में रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटक रहे थे। आप इधर से उधर टहल रहे हैं। एक छोटा सा लड़का पान की तस्करी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छाट का क्या कहना है? जो बातें उन्हें मुंह से निकलती है, जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षणा वक्रता रहती थी। विलक्षणा वक्रता। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला था। यह हमने पैरा पढ़ा। इसके बाद इसके प्रश्नों को करेंगे। उपयुक्त गद्यांश में चौधरी साहब का उपयोग किसके लिए किया गया है? रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, केदारनाथ पाठक, उपाध्याय, बद्रीनारायण। तो यहाँ पर मैं इसका पाठ का नाम भूल गई हूँ बच्चों, पर यहाँ पर जो है चौधरी साहब वो यूज किया गया है उपाध्याय बद्रीनारायण के लिए। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ग। इसके बाद है आपका
इसका पॉइंट 2, हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। पंक्ति का आशय है चौधरी साहब को प्राचीन वस्तु समझना, चौधरी साहब को पुरातत्व वस्तु समझना नहीं, कोई भी व्यक्ति वस्तु नहीं होता, तो ये दोनों गलत है। चौधरी साहब को वायुवृद्ध या और अनुभवी समझना, चौधरी साहब को नया और ऊर्जावान समझना, क्योंकि जब पुराना समझे तो नया समझेंगे नहीं। आपके पास एलिमिनेशन करके बचता है ग ऑप्शन, और ग ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेखक ने चौधरी साहब को एक खास हिंदुस्तानी रईस क्यों कहा? क्योंकि वो प्राय सभी पर्व त्योहारों पर लोगों को दान देकर उत्सव मनाते थे, क्योंकि वे अनेक धन दौलत के स्वामी थे, क्योंकि उनका बातचीत का ढंग औरों से निराला था, क्योंकि वे प्राय सभी पर्व त्योहारों पर लोगों को शामिल कर उत्सव मनाते थे। आपका जो ऑप्शन होगा वो होगा ग करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद है आपका पॉइंट 4, निम्नलिखित में से चौधरी साहब की विशेषता नहीं है। वो तबीयतदारी थी, हमने पैरा में पढ़ा तबीयतदारी थी। मनोरंजन प्रेमी थे, ठीक थे। बातचीत की विशिष्ट शैली, ये भी उनकी विशेषता नहीं होगी, वो होगी तरफदारी। ऑप्शन ऑप्शन का, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ है। विलक्षण वक्रता से क्या तात्पर्य? अद्भुत प्रगतिशीलता, अद्भुत व्यंग्यात्मकता, अद्भुत परिपक्वता, अद्भुत निरकुंजता। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अद्भुत व्यंग्यात्मकता। खा ऑप्शन सही है। हैसियत शब्द में प्रत्यय क्या है? हस, यत, इत, सियत। प्रत्यय का मतलब होता है जो मूल शब्द के पीछे जो शब्द लगाए जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, और मूल शब्द के आगे जो शब्द लगाए जाते हैं उनको कहते हैं उपसर्ग। अब मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द एक ऐसा शब्द होता है जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको पीछे लगाना है हैसियत, हैसियत में प्रत्यय होगा इत। ग ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद आते हैं पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से निर्देश अनुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है? रंगभूमि, गबन, सूरदास, कर्मभूमि। आपका जो सही ऑप्शन होगा का रंगभूमि। अभिलाषाओं की राख से क्या तात्पर्य? सभी पैसों का जल जाना, झोपड़ी का जल जाना, ईर्ष्या के कारण झोपड़ी जलना, झोपड़ी के साथ उसकी अभिलाषाओं की पूर्ति समाप्त होना। तो अभिलाषाओं की राख का मतलब है सूरदास ने ना कुछ पैसे इकट्ठे करे थे भीख मांग मांग के, और उसके अंदर उसमें पैसे रखे थे। पैसे जो थे चोरी हो गए और उसके बाद उसकी झोपड़ी में आग लग जाती है, और जब सूरदास को लगता है कि उसके पैसे भी जल गए, और जब उसके पैसे जल जाते हैं और जो राख बचती है तो उसको लगता है कि उसकी जितनी अभिलाषा है वो भी जल गई। तो अभिलाषाओं की राख का मतलब है सभी पैसों का जल जाना। सूरदास ने पैसे क्यों जमा किए थे? पिंडदान के लिए, बिल्कुल सही। मिठुआ के ब्याह के लिए, मिठुआ उसका बेटा है। गांव वाले के लिए, कुआं बनाने के लिए, बिल्कुल सही। आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ग, यानी कि उपरोक्त सभी। आपका है आप फोर्थ में पूछा गया है बिस्कोहर की माठी पाठ के अनुसार गर्मी और लू से बचने के उपाय कौन से? बहुत ज्यादा दूध पीना, नींबू का पानी अत्यधिक पीना, कमीज में धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा बिस्कोहर की माठी पाठ के अनुसार गर्मी और लू से बचने का उपाय है कमीज में या धोती में गांठ लगाकर प्याज बांध लेना। इसके बाद है आपका पॉइंट 5, बिस्कोहर की माटी पाठ में आए शब्द कोइया से क्या अभिप्राय है? कोयला, जल में उगने वाला पुष्प, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। बिस्कोहर की माटी पाठ में आए शब्द कोइया का अर्थ है जल में उगने वाला एक पुष्प यानी कि फूल। बच्चों खंड बा पे यहाँ ये है आपका वर्णात्मक प्रश्न, इसमें आपको सभी आंसर्स की व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको लेख लिखना है। का है अति सर्वत वर्जते। इसकी ये एक लोकोक्ति है या फिर आप इसको मुहावरा भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ होता है किसी भी काम में हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी किसी भी कार्य को करने के लिए हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर आपको 120 शब्दों में लेख लिखना है। आपका दूसरा है वर्षा का एक दिन, यानी बारिश का एक दिन आपका कैसा बीता या कैसा रहा, उसके ऊपर एक लेख लिखना है। तीसरा है आपका भारत की भाषाई विविधता, यानी भारत में भाषाई विविधता किस प्रकार है, इसके ऊपर एक लेख लिखना। भारत में तकरीबन 4000 से ज़्यादा भाषा है, जो दुनिया की सबसे अधिक भाषाओं वाला देश है। यहाँ पर भाषाई विविधता होने के बाद भी हम सब एक है, इसके ऊपर आपको एक पूरा लेख लिखना है। और ध्यान रहे आपको इस तीनों में सिर्फ एक ही करना है, जो आपको आए, आपको पसंद हो, आप वो लिख सकते हैं। अब है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में कोई भी दो जो आपको पसंद है। स्टिंग ऑपरेशन से क्या अभिप्राय? स्टिंग ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको चोरी छुपे किया जाता है, या इसको जासूसी ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें किसी अपराध, किसी क्रिमिनल के बारे में जानकारी निकाली जाती है। इसमें एक छोटा सा छुपा हुआ कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जिससे जासूसी करके सच्चाई तक पहुंचा जाता है, अपराध किए हुए अपराधी तक पहुंचा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है?
उल्टा पिरामिड शैली कुछ इस तरह की होती है, जिसमें आप जो सबसे मुख्य बात होती है उसको पहले लिखते हैं, उसके बाद कम मुख्य बात को इधर, और कम उससे कम मुख्य बात, यानी कि घटते क्रम में चलते हैं। सबसे बड़ी मुख्य बात पहले लिखी जाती है, उसके बाद जो किसी बात की, किसी भी समाचार पत्र की जैसे मुख्यता कम होती जाती है तो वो नीचे लिखी जाती है। इसी पूरी प्रक्रिया को उल्टा पिरामिड प्रक्रिया कहते हैं। अगर ये बनाने आए तो आप इस तरह से बनाएंगे। ये होता है इसका मुखड़ा, ये होती है आपकी मेन बॉडी, और इसके बाद होता है इसका समापन। अब है आपका पॉइंट 3, वॉच डॉग पत्रकारिता क्या होती है। वॉच डॉग पत्रकारिता से हमारा अभिप्राय ये है, ऐसी पत्रकारिता जिसको किसी कारणवश या किसी भारी दबाववश दबाया जाता है, उस पत्रकारिता को बाहर निकालना और जनता तक पहुंचाना, उस समाचार को या उस अपराध को या कोई भी ऐसी बात जो दबाई गई है उसको बाहर निकाल के जनता तक पहुंचाना ही वॉच डॉग पत्रकारिता कहलाता है। इसके बाद है आपका प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में देने। एक अच्छे समाचार की कोई 3 विशेषताएं बताइए। एक अच्छा जो समाचार होता है उसकी 3 विशेषता। उसकी पहली विशेषता यह है कि समाचार पत्र की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। समाचार पत्र में संपादक की कल्पना का समावेश नहीं होना चाहिए। समाचार जिस तरह से आपको प्राप्त हुआ है आप उसको जो कि तो स्पष्ट करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि आप उसमें अपनी कल्पना, अपना पक्षपात का समावेश ना करें। वो उसकी विशेषताएं होती है कि जो अच्छा समाचार पत्र होता है, अच्छा समाचार होता है, वो कल्पना रहित होता है, पक्षपात रहित होता है। आप ये लिख सकते हैं। अब है आपका इसका पॉइंट 2, कविता लेखन में बिंबों की क्या भूमिका है। कविता लेखन में बिंबों की अहम भूमिका है। बिंबों के कारण जो कविता होती है वो हमारे इंद्रियों में चित्रित हो जाती है, लयात्मक हो जाती है, याद हो जाती है और हमारी मन की पृष्ठभूमि पर छप जाती है।